हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी क्लासेस। और आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता के विषय में। हड़प्पा सभ्यता क्या है, हड़प्पा सभ्यता से जुड़े विभिन्न प्रकार के तथ्यों और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के विषय में इस पूरे वीडियो में हम लोग समझेंगे। हड़प्पा सभ्यता की अगर बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एनसीईआरटी बुक में 2 टर्म में दिया गया है। तो एनसीईआरटी बुक की अगर बात करें तो एनसीईआरटी बुक में सबसे पहले क्लास 6 में दिया गया है और उसके बाद ये 12th के बुक में भी दिया गया है। क्लास 6 में आपको परिचय दिया गया है, थोड़ी थोड़ी बातें इसे समझाया गया कि हड़प्पा सभ्यता है क्या, इसे हम हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं, यह सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता के जो कुछ फैक्ट्स है, यहाँ कौन सा स्थल किस नदी के किनारे है, उसको किसने कब खोजा, इनके विषय में दिया गया। अगर आप 12th के बुक को खोलते हैं यानी 12th हिस्ट्री का बुक पढ़ते हैं, उसमें भी आपको जो है हड़प्पा सभ्यता के विषय में जानकारी मिलती है। तो यहाँ से कहानी थोड़ी आगे 12th बुक में दिया गया। तो मैं इस पूरे हड़प्पा सभ्यता को आपको समझाना चाहता हूँ, इसलिए पहले क्लास 6 के बुक को लिए हैं और क्लास 6 का जो चैप्टर 4 है वहाँ पर इसे आरंभिक नगर के नाम से दर्शाया गया। तो आइए समझते हैं हड़प्पा सभ्यता के विषय में। उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक शब्द के विषय में बताना चाहता हूँ, वह है सभ्यता। ये जो सभ्यता शब्द है इसका क्या अर्थ होता है। वैसे तो सभ्यता का कोई भी एक प्रमुख परिभाषा नहीं है, लेकिन इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि कोई भी मानव जो एक लंबे समय तक, चाहे वो किसी भी प्रकार का परिवर्तन होता है, इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं कि मनुष्य जो अतीत से लेकर के, मान लीजिए कि हिस्ट्री में जैसा था और वर्तमान में जैसा है। पहले हम लोग बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे और अब हम लोग बैलगाड़ी की जगह पर ट्रेन, एरोप्लेन तक हम लोग यूज कर रहे हैं। तो अब देख सकते हैं कितना परिवर्तन हो रहा है। तो कहता है कि जो अतीत है वहां से लेकर वर्तमान तक मनुष्य ने जो संपूर्ण उन्नति की हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र में हो, चाहे वो भौतिकी क्षेत्र में हो या मानसिक क्षेत्र में हो, या चाहे उसका बुद्धि का विकास हुआ तो वह किस में आ जाएगा, मानसिक क्षेत्र में आ जाएगा। तो इस तरह से कहते हैं चाहे वो भौतिक क्षेत्र में हो, वह मानसिक क्षेत्र में हो या आध्यात्मिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में अगर किसी भी प्रकार का विकास होता है तो वह जो विकास है उसे ही हम क्या कहते हैं, वह सभ्यता कहलाता है। तो इस तरह से ये एक चीज होता है सभ्यता। अब एक और शब्द होता है सभ्यता का, एक होता है संस्कृति और दूसरा जो चीज होता है वह सभ्यता होता है। तो संस्कृति और सभ्यता में अंतर क्या है कि सभ्यता जो है वह एक शॉर्ट टाइम पीरियड है, जबकि संस्कृति जो है वह एक लॉन्ग टाइम पीरियड है। यानी हम अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाते हैं, हालांकि सभ्यता थोड़े थोड़े हम भूलते भी चले जाते हैं। ओके, तो इस तरह से सभ्यता में परिवर्तन लाया जाता है, जबकि हम अपनी संस्कृति को क्या करते हैं, बचाते हैं। तो ये था हड़प्पा सभ्यता के विषय में। आइए आगे बढ़ते हैं और स्वागत है आपका अभी क्लासेस में। और मेरा नाम अजीत कुमार है और मैं इस वीडियो को लेकर आपके समक्ष आया हूँ। किसी भी प्रकार के पर्सनल सवाल के लिए आप मुझे टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक जैसे सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं और वहां पर मुझसे जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं। सवाल का शुरुआत करते हैं हड़प्पा सभ्यता से। हड़प्पा सभ्यता एक प्राचीन सभ्यताओं यानी कि दुनिया में जितनी प्राचीन सभ्यता है, चाहे वो मेसोपोटामिया की सभ्यता हो, चीन की सभ्यता हो, उनमें से ही एक यह सभ्यता है जिसे हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। और ये कितना साल पुराना है, तो आज जिस साल में रह रहे हैं उससे अगर 4700 साल पीछे जाइएगा तो आपको जो सभ्यता मिलेगा उस सभ्यता को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता में 2 सबसे प्रमुख स्थल थे। पहला जो स्थल था उसे हम हड़प्पा कहते हैं और दूसरा जो सबसे प्रमुख स्थल था उसे हम मोहनजोदड़ो कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्थल मिले, जैसे कि आप इस मैप में देख सकते हैं। यहाँ पर सुतका गेंडोर देखने को मिलेगा, यहाँ पर चन्हूदड़ो देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको धोलावीरा देखने को मिलेगा, यहाँ पर आपको हड़प्पा देखने को मिलेगा, यहाँ पर राखीगढ़ मिलेगा। इस प्रकार से आपको ढेर सारे क्षेत्र मिलेंगे। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ। तो अगर आप मैप में देखें तो यहाँ पर ये हड़प्पा जो है ये स्थल है जो सिंधु घाटी सभ्यता में रावी नदी के किनारे स्थल है स्थित है। और उसी प्रकार से अगर हम चन्हूदड़ो की बात करें तो ये सनहूद जो सिंधु है उसकी वितरिका नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी प्रकार से मोहनजोदड़ो की बात करें तो वह मुख्य सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। उसी प्रकार से ये जो आपको दिख रहा है ये सुतका गेंडोर है और यहाँ पर आप देख सकते हैं धोलावीरा। इसके अलावे भी कुछ अलग अलग जो स्थल है, जैसे कि यहाँ पर आप बालाकोट देख सकते हैं। ये जो एरिया आपको दिख रहा है ये कालीबंगा है जो हड़प्पा और राखीगढ़ के बिल्कुल ही पास है। और इसके ही पास आपको एक और क्षेत्र मिलेगा बनावली, और यहाँ पर है गंगेवेरी लाल। तो इस तरह से अलग अलग क्षेत्र है। और ये आप देख सकते हैं जम्मू कश्मीर के क्षेत्र में आपको मिलेगा मांडा। तो ये जो एरिया आप देख रहे हैं इस तरह से ये पूरी जो है क्षेत्र क्या कहलाता है, सिंधु घाटी सभ्यता के क्षेत्र कहलाता है।
सिंधु घाटी क्षेत्र जो है वह मुख्य रूप से सिंधु नदी के किनारे फैला हुआ है। जो सिंधु नदी की सहायक नदी की बात करें तो ये आपको झेलम दिख रहा है, यहाँ पर आपको चेनाब दिख रहा है, उसके नीचे आपको रावी दिख रहा है और यहाँ पर आपको सतलज दिख रहा है। और ये सभी सहायक नदियां मिल करके सिंधु नदी का निर्माण करती है। और ये जितने भी स्थल आपको दिख रहा है ये सभी कहीं ना कहीं सिंधु नदी के ही आसपास देखने को मिलता है। अगर हम इन दोनों प्रमुख स्थल की बात करें, चाहे वो हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो, ये दोनों ही स्थल आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? वर्तमान पाकिस्तान में देखने को मिलेगा। और दोनों ही नगर जो है वह विस्तृत भूभाग में फैला हुआ है, एक बड़े भूभाग में फैला हुआ है। जब तक राखीगढ़ का खोज नहीं हुआ था तब तक हम ऐसा मानते थे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन जब राखीगढ़ जो स्थल है उसका खोज हो गया तो वह भी एक बड़ा स्थल निकला। ऐसा शोध में पाया गया कि वह स्थल तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा क्षेत्र से भी बड़ा है, याद रखिएगा। ओके, तो अगर हम हड़प्पा की बात करें तो हड़प्पा जो है वह पंजाब के मोंटीगोमरी जिले में स्थित है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हड़प्पा है वह चाहे हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो हो, ये दोनों ही स्थल कहाँ पर है? वर्तमान पाकिस्तान में मौजूद है। आइए अब आगे बढ़ते हैं कहानी में और पढ़ते हैं कि क्या हड़प्पा सभ्यता के हैं या सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, दोनों में कौन सा जवाब सही होगा। तो कहते हैं, देखिए सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा ये जो हड़प्पा नगर है ये सबसे पुराने शहरों में से एक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का। और जब शोधकर्ताओं ने शोध शुरू किया, जब यहाँ पर इसकी खोज हुई तो सबसे पहला जो अवशेष है वह कहाँ से मिला? हड़प्पा नामक स्थल से ही प्राप्त हुआ। इसलिए इस पूरे सभ्यता को हम क्या कहते हैं? हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दूसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये हड़प्पा सभ्यता का जितना भी नगर आप देखिएगा, जो भी नगर आप देखने को मिलेगा, चाहे आप मोहनजोदड़ो को देखिए या हड़प्पा देखिए या आप उसके आसपास के बाकी जो क्षेत्र है उनको देखिए, वह सभी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगा? वह सभी आपको सिंधु नदी के किनारे देखने को मिलेगा। सिंधु नदी के किनारे मिलने के कारण इस पूरे सभ्यता को हम क्या कहते हैं? सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। यानी जो हड़प्पा सभ्यता है और जो सिंधु घाटी सभ्यता है वह दोनों ही एक ही सभ्यता है, हालांकि इनका दो नाम है। इस पूरे सभ्यता का एक और नाम है, चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ा स्थल माफ कीजिए हड़प्पा है, इसलिए हम इसे हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और चूंकि मैंने आपको पहले ही बताया इसका जो सबसे बड़ा स्थल है वह है मोहनजोदड़ो, तो इसका एक और नाम होता है मोहनजोदड़ो सभ्यता। ओके, तो मोहनजोदड़ो की सभ्यता भी हम इसे कहते हैं क्योंकि ये भी एक बड़े स्थल में गिनती आता है। अब आइए जो अगला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वह है टाइम लाइन, यानी कि समय सीमा। कितने से कितने समय तक के समय को, इतिहास के कौन से काल को हम हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं? तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, हड़प्पा सभ्यता आज से 4700 साल पुराना है। 4700 ईसा पूर्व की बात कर रहे हैं। ओके, जिसे इंग्लिश में BC लिखते हैं। तो इतना साल ये क्या है? पुराना है। और ये कब से कब तक माना जाता है? लगभग माना जाता है कि 1700 ईसा पूर्व तक ये रहा। उसके बाद इसका पतन हो गया, यहाँ पर आर्यों ने आक्रमण कर दिया, या तो बाढ़ आ गया या तो अकाल पड़ गया। एग्जैक्ट कारण नहीं पता है, लेकिन कोई एक कारण हुआ होगा जिसके कारण इस पूरे सभ्यता का क्या हो गया? पतन हो गया। और अगर एग्जैक्ट डेट की बात किया जाए तो मुख्य रूप से 1700 नहीं बल्कि 1750 यानी इससे 50 साल पहले ही 1750 ईसा पूर्व और 1700 के बीच इसका पतन हो गया था। अगर आप थोड़ी सी भी इतिहास की जानकारी रखते हैं तो आपको पता है कि ईसा पूर्व का जो समय है वह पीछे चलता है, यानी कि जो पीछे का समय होगा उसका संख्या क्या होगा? बड़ा दिखेगा, और जो आगे का समय होगा उसका संख्या क्या दिखेगा? आपको छोटा देखने को मिलेगा। यानी अगर हम इधर से आएंगे तो 2500 के बाद आपको 2400 देखने को मिलेगा, फिर आपको 2300, फिर 22, फिर आपको 21 देखने को मिलेगा, फिर 20, फिर आपको 19, फिर 18 और फिर 17, और 17 के पहले ही आपको क्या देखने को मिलेगा? 1750 देखने को मिलेगा। अब हम ये कैसे बोल रहे हैं कि 2500 ईसा पूर्व ही है? तो इसके लिए एक नवीनतम विश्लेषण पद्धति है, जिस पद्धति को हम कहते हैं कार्बन चौगदा पद्धति, जिसे पूरा अगर नाम बोला जाए तो इसे बोलते हैं रेडियो कार्बन चौगदा पद्धति, जिसे हम लोग कार्बन डेटिंग की भी कहते हैं। तो कार्बन चौगदा एक ऐसी पद्धति है जिस पद्धति के द्वारा आप ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी अवशेष जो है वह कितना पुराना है। तो इस कार्बन चौगदा पद्धति से हमें पता चला कि ये आज से 2500 ईसा पूर्व इसकी खोज हुई थी, और इस आधार पर हम मानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता जो है वह 2500 ईसा पूर्व पुराना है। बहुत सारे किताबों में आपको 2600 भी देखने को मिलेगा, हालांकि वो अलग अलग जो पद्धति है
डेट निर्धारित करने की यानी तारीखों के निर्धारण करने का उनके आधार पर वह बोलते हैं। लेकिन जो सबसे बेस्ट माना जाता है वह कार्बन 14 पद्धति को माना जाता है। इसलिए हड़प्पा सभ्यता का जो सर्वमान्य तिथि है, सर्वमान्य का मतलब सब जगह माना जाने वाला, वह होगा 2500 ईसा पूर्व। अब आइए आगे बढ़ते हैं। और हड़प्पा सभ्यता, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हड़प्पा सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी, यानी ये ग्रामीण सभ्यता नहीं थी। नगरीय सभ्यता का क्या अर्थ होता है? नगरीय सभ्यता का मतलब होता है शहर वाली व्यवस्था। आज आप अगर एक शहर में रहते हैं या एक ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं तो आपको दोनों में अंतर देखने को मिलता है कि शहर में आपको ढेर सारी सुविधाएं मिलती है, पक्की सड़कें मिलती है, सड़कों की समुचित व्यवस्था होती है, साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है, वहां पर नालियों का निर्माण किया जाता है। जबकि ग्रामीण में कुछ भी इस तरह की व्यवस्था की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि ग्रामीण जो है उतने ज्यादा विकसित नहीं होते हैं, यहाँ पर उतनी गंदगी भी नहीं फैलता है। लोग अपनी गंदगी, ज्यादातर गंदगी जो होता है वह जैविक कचरा होता है जिसका निपटारा बड़े ही आसानी से किया जा सकता है। इसलिए ग्रामीण में उन सभी चीजों की कम आवश्यकता होती है, जबकि शहर में इसकी आवश्यकता अधिक होती है। ग्रामीण की बात करें तो यहाँ पर जल निकासी की प्रणाली भी अगर बेहतर नहीं भी रहती है, तो चूंकि सब जगह जो है वह मिट्टी की सड़कें होती है तो जो जमीन होता है वह जल को सोख लेता है। जबकि शहर में सब जगह पक्कीकरण होने के चलते जल जो इसे सोख नहीं पाती है, सीमेंट होने के चलते पानी जो है धरती के अंदर नहीं जाता है। इसलिए वहां पर एक अच्छी व्यवस्था की जरूरत होती है ताकि वर्षा के समय वह पानी नालों से बहते हुए बड़ी नदियों में और नदियों से होते हुए समुद्र में पहुंच जाए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिससे हम ये बता सकते हैं कि ये कैसी सभ्यता है, एक नगरीय सभ्यता है। सबसे पहले तो आप याद रखिए, जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज एक प्रसिद्ध पुरातत्ववेत्ता जिनका नाम है दयाराम साहनी, इन्होंने इनका खोज किया था। इतिहासकार ने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये जो बड़े बड़े शहर थे, ये जो बड़े बड़े नगर थे, इन नगरों को समझने के लिए ऐसा लगा कि इसे दो भागों में बांटा गया है, तो इसीलिए इसे दो भागों में बांट दिया गया। तो दो भाग अगर होगा तो एक को बोला गया पूर्वी हिस्सा और दूसरे को बोला गया पश्चिमी हिस्सा। दो भाग में ये जो पूर्वी हिस्सा की अगर बात करें तो पूर्वी हिस्सा बड़ा एवं निचले इलाके में था। पूर्वी हिस्सा का कैसा था? ये बड़ा था और कौन से इलाके में बसा हुआ था? जो नीचे के इलाके में बसा हुआ था। यानी अगर इसका मैप कुछ इस तरह से बनाया जाए तो कुछ इस तरह से होगा। ये जो इलाका आपको दिख रहा है ये जो है ये पश्चिमी इलाका है और ये जो इलाका होगा ये क्या होगा? पूर्वी इलाका होगा। और जो पूर्वी इलाका होगा वह किसमें बसा हुआ है? ये नीचे बसा हुआ है। जो पश्चिमी इलाका जो है वह किसमें बचा हुआ? ऊंचाई पर बसा हुआ है। जबकि पश्चिमी इलाका वह किसमें बसा हुआ है? निचले इलाकों में बसा हुआ है। पूर्वी हिस्से में सामान्य लोग रहते थे और इसी कारण इसे हम निचला नगर कहते हैं या निचला नगर कहा गया। अब अगर पश्चिमी भाग की बात करें तो जस्ट इसका ऑपोजिट होगा। जैसा कि यहाँ पर बोले कि जो पूर्वी भाग है वह क्या है? बड़ा है, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ है। जबकि पश्चिमी भाग जो है वह बिल्कुल ही छोटा सा क्षेत्र है और वह किसमें बसा हुआ है? ऊंचाई पर बसा हुआ है निचले क्षेत्र के मुकाबले। और ऐसा माना जाता है कि संभावना है, संभवतः चूंकि ये ऊंचाई पर बसा है, क्षेत्र भी छोटा है, तो ऐसा संभावना है कि यहाँ पर शासन करने वाले लोग रहते होंगे जिसे हम शासक वर्ग कहते हैं। इसीलिए इसे नगर नहीं करके क्या कहा गया? नगर दुर्ग कहा गया। तो अब से सवाल बनता है कि नगर दुर्ग किसे कहा जाता है? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो बड़े नगर थे उनका जो पश्चिमी हिस्सा था उसे क्या कहा गया? उसे नगर दुर्ग कहा गया। और संभावना है कि नगर दुर्ग में ही शासक वर्ग रहा करते होंगे। अब दोनों भागों की कुछ और मुख्य विशेषताओं पर इस प्रकार से बात की जा सकती है। ये जो दोनों ही भाग था, चाहे वो पश्चिमी भाग हो या पूर्वी भाग हो, इन दोनों भाग को चार दीवारी से पक्की ईंटों से बनाई गई थी, यानी इसको घेरा लगाया गया था। ऐसा नहीं कि जो पश्चिमी और पूर्वी भाग है इसे खुला छोड़ दिया गया था, बल्कि इसके चारों तरफ से दीवार खड़ी की गई थी ताकि ये चारों तरफ से घिरी हुई रहे। चाहे वो जंगली जानवर हो या किसी भी प्रकार का आक्रमण हो तो उससे बचा जा सके। जैसा कि हम सभी जानते हैं पुराने समय में राजा महाराजा होते थे और वह आक्रमण करते थे, इसलिए बचने के लिए इसको चारों तरफ से घेर दिया गया था। और किस तरह से घेरा गया था? इसकी घेराई के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। अब अगर पक्की ईंटों की तुलना की जाए आज के ईंटों से तो वह ईंट जो था आज के मुकाबले लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों में ही आज के ईंटों से क्या थी? बड़ी थी। और आपको जानकर हैरानी होगा कि ईंट को इतने बेहतरीन तरीके से पकाया गया था कि इन ईंटों से आज भी हमारे भवन बनाए जा सकते हैं। यानी
और आपको जानकर हैरानी होगी कि इन ईंटों को इतने बेहतरीन तरीके से बनाया या पकाया गया था कि इन ईंटों से आज भी आप मकान बना सकते हैं, नालों का निर्माण करवा सकते हैं, सड़कों का निर्माण करवा सकते हैं। इतने बेहतर तरीके से इस ईंट को पकाया गया था या बनाया गया था। तभी तो जब जो अंग्रेज है वह रेलवे लाइन बिछा रहे थे, तो उनको जब ये ईंट मिल गया तो वह इन ईंटों को ऐसा समझे कि मुझे तो ईंट का खजाना मिल गया, और उन्होंने इस ईंट को रेलवे लाइन बिछाने में प्रयोग कर लिया। और जो आसपास इलाके के जो लोग थे उन्होंने भी इन ईंटों को घर ले जा करके घर बनाना शुरू कर दिया। बहुत सारे ईंट इसी प्रकार से यहाँ के चोरी हो गए, और यह सभ्यता जो एक अच्छी सभ्यता, जैसे देखने पर आपको मकान जैसा संरचना दिखता, वह उस तरह नहीं दिख करके आज अगर आप यहाँ पर जाइएगा तो यह संरचना कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। यानी इसके ऊपरी हिस्से के बहुत बड़े क्षेत्र से ईंटों की चोरी हो गई, या फिर किसी की निगरानी नहीं होने के कारण कोई भी अपनी मर्जी से इस ईंट को उठा ले गए। अब हड़प्पा नगर में जो मकान था उस मकान की बात करें तो हड़प्पा हो या मोहनजोदड़ो, यहाँ पर जो भी भवन बनते थे वह बहुत ही क्या होते थे, बड़े होते थे। और इन बड़े घरों में से जो एक आपको बहुत ही एग्जाम्पल है वह है स्नानागार। और ये स्नानागार कैसा था, वृहद स्नानागार। वृहद का मतलब होता है बहुत ही बड़ा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसा समझिए कि ये एक स्विमिंग पूल है या तालाब है, जिसमें ये इसका आकार इतना बड़ा होता था कि यहाँ पर सब कोई आकर के नहा सकते थे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि इनके पास में यहाँ पर कुछ छोटे छोटे मकान बने हुए होते थे। तो ये जो सबसे बृहद स्नानागार है, ये अब तक का सबसे प्रसिद्ध स्थल है। कहाँ का, मोहनजोदड़ो का। अब इस स्नानागार के विषय में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट इस प्रकार से समझिए। इसे बनाने में पक्की ईंटें और सूखे चूने का प्रयोग होता था। यह संभवतः धर्मानुष्ठान संबंधित स्नान के लिए बना था, जिसका उपयोग सभी लोग करते थे, चाहे वो उच्च जाति के लोग हो, निम्न जाति के लोग हो, चाहे वो शासक वर्ग हो या सामान्य वर्ग हो, चाहे वो निचले शहर में रहते हो या ऊंचाई वाले क्षेत्र में रहते हो, सब कोई इसका उपयोग कर सकते थे। इस स्नानागार के चारों ओर बरामदे एवं इसके पीछे अनेक छोटे छोटे कमरे निर्मित किए गए थे। तो देख सकते हैं यहाँ पर बरामदे बनाए गए थे और छोटे छोटे कमरे बनाए गए थे। और संभावना है कि इन कमरों को इसलिए बनाया गया होगा ताकि स्त्रियां या पुरुष उसके अंदर जा सके और नहाने के बाद कपड़े बदल सके। तो ये वृहद स्नानागार जो अब कहाँ पर देखने को मिलेगा, मोहनजोदड़ो में देखने को मिलेगा। उनकी कुछ विशेषताएं थी। अब हड़प्पा जैसे बहुत सारे ऐसे नगर थे जहां पर अनाज रखने के लिए अन्नागार मिला था। अब ये जो अन्नागार था, हो सकता है कि ये एक राजकीय भंडार बने होंगे, ऐसा संभावना है। अभी अन्नागार की कुछ विशेषता इस प्रकार से अगर बात करें तो इसे संभवतः जनता से कर के रूप में वसूल किया गया अनाज रखा जाता था। संभावना होगा कि इतना बड़ा अन्नागार का वहां पर अकेले किसी व्यक्ति को जरूरत होगा ना, तो हो सकता है कि वहां पर कर इकट्ठा किया जाता होगा, जनता से टैक्स लिया जाता होगा और उस टैक्स में वह अनाज लेते होंगे, यानी टैक्स में अनाज लेते होंगे और उन अनाजों को रखने के लिए इस अन्नागार का निर्माण करवाया गया होगा। अन्नागार कोठी जो था वह हड़प्पा सभ्यता का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भवन है। इनके रखरखाव की व्यवस्था राज्य के पदाधिकारियों द्वारा की जाती थी, यानी जो राज्य है उसके जो पदाधिकारी है वही इनके रखरखाव करते होंगे, क्योंकि इतने बड़े मकान का रखरखाव भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कुछ अन्य बातों पर चर्चा करते हैं। तो आगे बात करें तो यहाँ पर एक स्थान है जिसका नाम है कालीबंगा। ये जो कालीबंगा आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में। वैसे बंगा का मतलब होता है चूड़ी, और यहाँ पर आपको न केवल कालीबंगा बल्कि एक स्थान पीली बंगा भी देखने को मिलेगा। तो ये अगर हम कालीबंगा के क्षेत्र में जाएंगे तो यहाँ पर हमें एक कुआं मिला और कुएं के समीप 7 आयताकार बेदियां मिली। ये कुछ नहीं है बल्कि जिस प्रकार से किसी भी धार्मिक पूजा में श्रृंगार किया जाता है वैसे ही संभवतः यहाँ पर श्रृंगार किया जाता होगा, क्योंकि ये एक पंक्ति में था, बल्कि लगातार था, एक पंक्ति में ऐसे श्रृंगार था। इससे पता चलता है कि लोग धार्मिक जीवन में विश्वास रखते थे। अगर दूसरा प्रूफ देखा जाए तो देखते हैं कि लोथल में 3 बर्तन के टुकड़े मिले जिसमें किसकी आकृति थी, सर्प की आकृति थी। सर्प का मतलब होता है सांप। तो यहाँ पर किसकी बर्तन में किसकी आकृति देखने को मिलेगी, सांप की आकृति देखने को मिलेगी। 3 बर्तन में सांप की आकृति देखने को मिलेगी। अब इसे क्या पता चलता है, सांप जो है वह नागराज का एक प्रतीक है। तो हम ऐसा संभावना कर सकते हैं कि हो सकता है कि वह नागराज की पूजा करते होंगे। तो ये 2 प्रूफ है जिससे क्या पता चलता है कि वे लोग धार्मिक जीवन में भी विश्वास रखते थे। अब ये इसके अलावा अब कुछ खास
जो विशेषताएं हैं वह पढ़ना पड़ेगा। तो हड़प्पा सभ्यता की कुछ खास विशेषताएं इस प्रकार से थी। सबसे पहली, वहां पर जो भी इमारतें होती थी या तो वह 2 मंजिला होता था या तो वह 3 मंजिला होता था। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, यहाँ पर आप ये एक कमरा ऊपर का है और ये एक नीचे का है। ये ग्राउंड फ्लोर हो गया, ये फर्स्ट फ्लोर हो गया और ये आपका हो गया 3rd फ्लोर। क्योंकि यहाँ मकान नहीं बना है, अगर यहाँ भी मकान एक बना दिया जाए तो 3 मंजिला मकान हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं या तो यहाँ पर आपको 2 मंजिला मकान देखने को मिलता था या तो आपको यहाँ पर मकान 3 मंजिला देखने को मिलता था। और जितने भी घर होते थे, घरों में आंगन होता था। और अगर आंगन की बात करें तो यहाँ पर आप फोटो में देख सकते हैं, ये मकान दिख रहा है आपको और यहाँ पर जो आपको बाहर वाला जो क्षेत्र दिख रहा है ये है आंगन। और आंगन प्रायः खुला होता था। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये खुला आसमान है और इस खुले आसमान से इसमें धूप आ सकता है। तो आंगन हमेशा कैसा होता था? खुला होता था। और आंगन के चारों ओर घर बने होते थे। ये आंगन है, इसके इस ओर भी घर है उत्तर की दिशा में और इस ओर भी दिशा है, ये पश्चिम की दिशा है, माफ कीजिए पूर्व की दिशा है। और ये जो दिशा है ये पश्चिम की दिशा है। चाहे वो नॉर्थ हो, चाहे वो साउथ हो, चाहे वो ईस्ट हो या वेस्ट हो, सभी डायरेक्शन में आपको घर देखने को मिलता था। और सबका दरवाजा आंगन में ही आकर के खुलता था और वह सभी आपस में आंगन में आकर के मिलते थे। आंगन से हर घर के पानी के निकास की व्यवस्था थी। यानी आंगन में पानी अगर कहीं भी बहेगा, वह पानी बहते बहते यहाँ नाली से होते हुए बाहर निकल जाएगा। एकदम ऐसा भी व्यवस्था किया गया। जैसा कि आप इस मकान में देख सकते हैं, ये उस समय का नहीं है बल्कि एग्जाम्पल के लिए हमें इस तरह का मकान लिए हैं। अगर कोई भी व्यक्ति यहाँ पानी अगर उड़ेलता है तो वह पानी बहते हुए आंगन में आ जाएगा। क्योंकि आप देख सकते हैं मकान ऊंचाई पर बसा हुआ है। यहाँ पर अगर कोई पानी उड़ेलता है वह भी बहता हुआ आंगन में आएगा। यहाँ पर भी कोई पानी उड़ेलता है वह भी बहता हुआ आंगन में आएगा। कुछ इस प्रकार का ही मकान बना होगा ताकि वह आंगन में आ जाए और आंगन से पानी को आसानी से बहाते हुए बाहर ले जाया जा सके। और फिर ये बाहर में जो सड़क बनी होती थी, सड़क के किनारे जो नालियां बनी होती थी, जो बिल्कुल सार्वजनिक नालियां होती थी, उन नालियों में जाकर के मिल जाती थी। और ये सार्वजनिक नालियां बहुत ही बड़ी होती थी और उन नालियों से होते हुए वह फिर आसपास के जो नदी है उन क्षेत्रों से बहते हुए वह बड़ी नदी जो बगल में आपको पता ही है सिंधु नदी के किनारे है, तो संभवतः है कि सिंधु नदी के किनारे चल जाता होगा और फिर सिंधु नदी के आगे वह चल जाता होगा समुद्र में, जो अरब सागर में जाके मिलता है। यहाँ पर मकान आप देख सकते हैं, ये जो मकान आपको दिख रहा है ये 1 मंजिला है। इसके ऊपर का जो मकान है वह 2 मंजिला होगा और इसके भी ऊपर जो मकान है वह कैसा होगा? 3 मंजिला मकान होगा। अब जिस तरह आप व्यवस्था देख सकते हैं, यहाँ पर शहरों में किसी भी तरह की आपको गंदगी देखने को नहीं मिलती होगी क्योंकि इस तरह की व्यवस्था की गई थी। अब अगर हम बात करें सड़कों की, तो सड़कों की बनावट भी कुछ इस प्रकार से की गई थी ताकि यहाँ पर गंदगी बिल्कुल भी नहीं हो। और इसके लिए जितना भी चौराहा था, यानी जहाँ पर 4 रास्ता मिलता है, देख सकते हैं यहाँ पर ये जो चौराहा है, ये यहाँ पर जो सड़कें होती थी वह एक दूसरे को कितने डिग्री पर काटती थी? 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितना डिग्री का कोण बन रहा है? 90 डिग्री का कोण बन रहा है। यहाँ पर भी कितना डिग्री का कोण बन रहा है? यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा है। ज्यादा बड़ा गणित नहीं है, बिल्कुल हमें सबको पता है कि जब कोई रेखा एक दूसरे को लंबवत काटती है तो कितना डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो सड़कें भी कुछ इस प्रकार से बनाया गया था कि वह कितने डिग्री का कोण बनाती है? 90 डिग्री का। और ऐसा जो इतिहासकार है उनका मानना है कि सड़कों का निर्माण कुछ इस प्रकार से किया गया था कि जो हवा है वह हवा बहती थी तो सड़कों को साफ कर देती थी। तो यहाँ पर आपको सड़कों में किसी भी प्रकार का कचरा, गंदगी, पत्ता भी देखने को नहीं मिलता था। वह हवा के माध्यम से साफ हो जाता था और जो हवा के माध्यम से साफ नहीं होता था उसे वहां की जनता साफ कर देते थे। सड़कों की बनावट की बात करें तो कुछ सड़कें जो थी वह पक्की थी और कुछ सड़कें जो थे वह कच्ची थी। पक्की सड़कें बनाने के लिए पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था, सीमेंट वगैरह का प्रयोग नहीं किया गया था, बल्कि ईंटों से सड़कें बनाई गई थी। तो ऐसे हम संभावना कह सकते हैं कि वहाँ की सड़कें कुछ पक्की थी और कुछ सड़कें क्या थी? कच्ची थी। मुख्य रूप से जो मैन मार्ग था, जिसे मुख्य मार्ग कहते हैं, या बड़ी सड़कें थी, वह आपको पक्की देखने को मिलती थी, जबकि छोटी छोटी सड़कें आपको कैसा देखने को मिलता था? कच्ची सड़कें देखने को मिलती थी। अब आइए नगरीय जीवन की कुछ और विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो भी लोग नगर में रहते हैं उनके अंदर थोड़े से शौक होते हैं, तो इस आधार पर भी हम बता सकते हैं कि वह नगरीय जीवन में रहते हैं। हड़प्पा की अगर बात करें तो हड़प्पा कैसा एक नगर था? यह एक विकसित नगर था। अधिकतर लोग शहर में ही रहना पसंद करते थे और ज्यादातर लोग आपको कहाँ पर देखने को मिलते थे? महल, और वह भी बड़े बड़े सुंदर बने होते थे, वैसे महलों में रहते थे। महलों की अगर बात करें तो महलों के निर्माण में धातु, कीमती पत्थर और अन्य उपयोगी चीजें
जो दूसरी जगह से मंगवाए जाते थे उनको लगाया जाता था। यहाँ पर अगर नहीं मिलता है तो उसे कहाँ से मंगवाया जाता था, दूसरी जगह से मंगवा कर लगाया जाता था। जैसा कि आप फोटो में देख सकते हैं, ऐसे ही कुछ चमकीले पत्थर जो बहुत ज़्यादा कीमती होते होंगे, इस प्रकार के पत्थर को लगाया जाता होगा। शासकीय वर्ग की अगर बात करें, जो शासक थे वे लोग मन के हार पहनते थे, मनके के, और सोना चांदी इन सभी के बने हुए आभूषण भी पहनते थे, इन सब का भी प्रयोग करते थे। और सभी जानते हैं कि ये सारी चीजें किस लिए है, ये सारी चीजें शौक के लिए था, तो इन सभी चीजों का प्रयोग वह शौक के लिए करते थे। तो हमने समझ लिया यहाँ पर शासक वर्ग रहते थे, नगर था, और यहाँ पर किस प्रकार से कार्य चलता था। लेकिन जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन सभी सुख सुविधाओं के लिए, चाहे वो ईंटा बनाने का काम हो, चाहे वो आभूषण बनाने का काम हो, इन सभी के लिए एक अलग से वर्ग की विशेषता होगी, कुछ अलग से लोग होंगे जो इन कामों को करते होंगे। तो नगर में अलग अलग प्रकार के लोगों की बात करें तो यहाँ पर लिपिक, कलाकार, स्वर्णकार और शिल्पकार लोग रहते थे। तो आइए पहले लिपिक की चर्चा करते हैं। तो अगर हम लिपिक की बात करें तो लिपिक वर्ग के लोग लेखा संबंधी कार्यों का निष्पादन करते थे, यानी वह लिखने का कार्य करते थे। शिल्पकार की अगर बात करें या कलाकार की बात करें तो शिल्पकार का काम था, शिल्पकार लोग सिक्कों की ढलाई करते थे। जो शिल्पकार है वह क्या कर रहे हैं, सिक्कों की ढलाई कर रहे हैं। जबकि कलाकार की अगर बात करें तो कलाकार नक्काशी का काम करते थे। सिक्के तो ढल गए लेकिन उसमें कलाकारी होना चाहिए, अलग अलग आकृतियां बनाना, अलग अलग डिजाइन बनाना है, उसके मूल्य को अंकित करना है। तो ये सारा काम कौन करेंगे, नक्काशी का काम होगा, ये करेंगे कलाकार। और अगर हम शिल्पकारी की बात करें यानी सिक्कों को ढालने का काम करें तो वह करता था शिल्पकार। और लिपिक का काम था लिखने का काम, किसी भी प्रकार का लेखा जोखा संबंधी अगर कार्य होता है तो वह कौन करते थे, लिपिक करते थे। अब बात करते हैं स्वर्णकार के विषय में। जैसा कि आप सभी इस शब्द से परिचित है, स्वर्ण का मतलब होता है सोना, और जो सोने से आभूषण बनाते हैं यानी आभूषण बनाने का जो कार्य करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर्णकार कहते हैं। इसी प्रकार से एक और वर्ग था जिस वर्ग को हम कहते हैं व्यापारी वर्ग। और व्यापारी वर्ग लोग जो थे वह नगरों में व्यापार करते थे, और नगरों में ही नहीं बल्कि नगरों के अलावा वह दूर दूर तक व्यापार करते थे। और ऐसा माना जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता के लोग हैं वह मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है उनसे व्यापार करते थे, क्योंकि ये समकालीन सभ्यताएं हैं, मतलब एक ही समय में चलने वाली सभ्यताएं। अब चूंकि व्यापार बहुत दूर तक हो रहा है तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को भेजा भी जाना है। तो जब किसी सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता था तो जो डिब्बे होते थे वह यात्रियों का चिन्हित करने के लिए क्या किया जाता था, उसमें मुहरों का प्रयोग किया जाता था। अब कुछ मुहर का फोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये मुहर है, और इसी तरह के मुहर का प्रयोग किया जाता था चिन्हित करने के लिए। तो ये आपका ओरिजिनल मुहर है और इसकी छपाई कुछ इस तरह से दिखेगी, बिल्कुल सामान्य सा है। ये आपको मुहर दिख रहा है इस साइड में, ये ए वाली साइड है, इसे हम बोलते हैं पश्चिमी दिशा। पश्चिमी दिशा में जो आपको मुहर दिख रहा है वह कैसा है, आपको ये दिख रहा है, और इससे जो छाप आएगा वह कुछ इस प्रकार से आएगा। अब ये मुहर का क्या फायदा है, तो देखिए मुहर का बहुत फायदा है। मान लीजिए कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान भेजना तो उसमें मुहर तो लगा दिए। अब ये क्या होगा कि मान लीजिए मुहर का जो छाप है वह क्या हुआ, टूट गया। तो अगर वह टूट गया तो समझ लीजिए कि आपके सामान के साथ छेड़छाड़ हुआ है, उसमें मिलाया गया या आपके सामान को चोरी हुआ है। और अगर इसमें किसी भी प्रकार का टूट नहीं हुआ, यानी कि छाप में किसी भी प्रकार का टूट नहीं हुआ, तो आपके सामान के साथ छेड़छाड़ भी नहीं हुआ। मुहर का जो छाप होता था उसे एक शब्द से लिखा जाता था जिसे बोलता था मुहर बंद। शासक वर्ग अपने क्षेत्र विशेष के सिक्के पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां खुदवाया करते थे। यानी जो शासक वर्ग होता था उसका अलग अलग क्षेत्र है, जैसा कि आप देखे हैं मानचित्र में, हड़प्पा कहीं और है और जो मोहनजोदड़ो है वह कहीं और है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस है, यहाँ पर कोई और शासक होगा और यहाँ पर कोई और शासक होगा। तो ये शासक अपने सिक्के में अपनी आकृतियां या अपने मन से जो भी उनको आकृति पसंद होता था उन आकृति को वो खुदवाते थे, लिखवाते थे। जबकि अगर हम मोहनजोदड़ो की बात करें तो यहाँ पर जो लोग रहते थे वह अपने पसंद की आकृति को छपवाते थे। अब आइए, यहाँ पर ये सारी चीजें हो रहा तो लोग भोजन भी करते होंगे, तो भोजन कहाँ से प्राप्त होता था, भोजन कैसा था, इस पर भी चर्चा करते हैं। तो हड़प्पा नगर में रहने वाले लोग, अगर आप हमसे सवाल करेंगे कि भोजन कहाँ से प्राप्त होता था, तो उसका जवाब होगा गांव से प्राप्त होता था। हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोग गांव में भी रहते थे। अब ऐसा नहीं कि सभी लोग शहर में रहते थे, कुछ लोग गांव में भी रहते थे, और जो लोग गांव में रहेंगे वे धान, गेहूं, मटर, चना, तिल, सरसों
ये सारी चीजें फसलों से परिचित थे और इन फसलों को वे खाद्यान्न फसलों के रूप में उत्पादन करते थे। यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग केवल नगरों में ही नहीं रहते थे बल्कि गांव में भी रहते थे और वह फसलों से परिचित थे, वह फसल का उत्पादन करते थे। और फसल उत्पादन के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? हल और बैल का प्रयोग करना पड़ता है, तो वह हल और बैल का प्रयोग करते थे। ऐसा नहीं कि पाषाण काल में पत्थरों का प्रयोग कर रहे हैं और खुद वह क्या कर रहे हैं, पत्थर का प्रयोग करके वे खेती करते थे। वैसा वाला बात नहीं, पत्थर से ही खुदाई कर रहे हैं, पत्थर से ही जुताई कर रहे हैं, वैसा नहीं, बल्कि वह हल बैल से परिचित थे और हल बैल का प्रयोग वो करते थे और उस तरह से वे खेत की जुताई करके फिर उसमें फसल लगाते थे। क्योंकि अगर वो हल बैल से परिचित है तो वो मवेशी से भी परिचित होंगे, तो वह मवेशी को भी चराते थे और मवेशी को चराने के लिए वहां पर बड़े बड़े चारागाह होता था। चारागाह बिल्कुल कुछ नहीं बल्कि एक खुला खेत है जिसमें फसल नहीं लगाते थे और वह खुला खेत हमेशा हमेशा के लिए खुला रहता था, जिसे हम चारागाह स्थल कहते हैं। यात्रा के लिए वह बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, यानी कि जब वो हल बैल से परिचित है तो वह लगभग बैलगाड़ी से भी परिचित होंगे और वह बैलगाड़ी से पूर्ण रूप से परिचित थे। लंबी दूरी, लंबी यात्रा करने के लिए या स्थान एक जगह से दूसरे स्थान पर सामानों को पहुंचाने के लिए बैलगाड़ी का प्रयोग किया करते थे। अब यहाँ पर कुछ जो इम्पोर्टेंट बात है ये वो है कि यहाँ की जो शिल्पकारी आपको देखने को मिलेगी वह बहुत ही अनूठी देखने को मिलेगी। हड़प्पा संस्कृति की खुदाई से कई चीजें प्राप्त हुई, जैसे यहाँ पर आपको बहुत सारे ऐसी चीजें थे जो पत्थर से बना हुआ था, बहुत सारे ऐसी चीजें थे जैसे कि शंखे से बना हुआ था, तांबे से बना हुआ था, कांसे से बना हुआ था, सोने से, और कुछ चीजें ऐसी थी जो चांदी से बनी हुई थी। तो इन सभी धातुओं से बनी हुई थी। सबसे ज्यादा जो चीज था वह तांबे कांसे से बना हुआ था, और अगर तांबे कांसे की बात करें तो इनसे औजार बना हुआ था, हथियार बना हुआ था, और कई जगहों पर आपको गहने और बर्तन भी देखने को मिल जाते थे। अब अगर हम बात करें गहने और बर्तन के, तो इसे बहुमूल्य धातुओं से बनाया जाता था, जैसे कि सोना, चांदी या अन्य बहुमूल्य धातुओं से बनाया जाता था। तो यहाँ पर क्या बोले हम, तांबे और कांसे का प्रयोग किस लिए बनाया जाता था? औजार बनाने के लिए या हथियार बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर गहने और बर्तन का भी प्रयोग किया जाता था। तो कुछ गहने जो थे वह तांबे और कांसे को भी देखने को मिलता था और बर्तन भी देखने को मिलता था, लेकिन जो ज्यादातर गहना था वह किससे बनता था? सोने, चांदी से तथा अन्य बहुमूल्य धातुओं से बनाया जाता था। और बर्तन भी आपको किससे देखने को मिलेगा? बहुमूल्य धातुओं से बना हुआ देखने को मिल जाता था। तो इस चीज को हम बोलते हैं शिल्पकारी। अब अगर हम बात करें मनके, जिससे माला बनता था, तो मनके अगर बात करें तो मनके जो थे वह कार्नेलियन पत्थरों से बनाए जाते थे। पत्थरों को काटा जाता था, तराशा जाता था, और ये जो मनके बन के तैयार होते थे। तो मनके को माला बनाना है। अभी तो मनका बना है, ये है मनका, ये एक पीस जो दिख रहा है ये मनका है। और मनके के बीच में क्या करना पड़ेगा? छेद करना पड़ेगा। अगर आप छेद नहीं कीजिएगा तो इसमें धागा कैसे पिरोइएगा? तो इसमें क्या करना पड़ रहा है? छेद कर किया जाता था और फिर जाकर इससे माला बनाया जाता था। अब अगर बात करें, यहाँ पर एक चीज और साक्ष्य मिला जिसको बोलते हैं सूती कपड़े का साक्ष्य, यानी कि यहाँ पर लोग कपड़े से भी परिचित थे और खास करके ये सूती कपड़े से परिचित थे। ऐसा नहीं कि ये जानवरों का खाल पहन रहे, वैसा नहीं है, ये सूती कपड़े से परिचित थे। और इसका सबूत की अगर बात करें तो मोहनजोदड़ो से सूती बुने हुए सूती कपड़े का एक टुकड़ा मिला है। चांदी के बर्तन एवं तांबे की कुछ वस्तुओं में सूती के टुकड़े एवं धागे चिपके हुए प्राप्त हुए। कई स्थानों से अगर बात करें तो कई स्थानों से भी प्राप्त कुछ वस्तुओं में सूती कपड़े की छाप देखने को मिलता है। छाप क्या होता है? देखिए, मान लीजिए कि एक गीली मिट्टी है, कीचड़ है, ठीक है, आपने गीली मिट्टी लिया और उसमें एक सूती कपड़ा, गमछी वगैरह लिया और उसमें जोर से दबा दिया, और दबाने के बाद आप क्या किए? उठ गए। तो उठने के बाद जो यहाँ पर छाप देखने को मिलेगा उसको हम बोलते हैं कपड़े की छाप। ओके, कुछ इस तरह से बनावट आपको देखने मिलेगा। जिस तरह से कपड़ा की बनावट होती है वैसा बनावट आपको नीचे जमीन पर देखने को मिलेगा या गीली मिट्टी में देखने को मिलेगा, उसे हम छाप बोलते हैं। ऐसे ही सूती कपड़े का छाप देखने को मिला है। संभवतः कपड़ा वहां पर बहुत दिनों से पड़ा हुआ होगा, पानी पड़ा होगा, बरसात पड़ा होगा और वह कपड़ा जमीन पे दब गया होगा, और दबने के कारण वह क्या होगा? गीली मिट्टी में छप गया होगा उसकी छाप। तो वह छाप भी देखने मिलेगा और उस छाप से भी हमें पता चलता है कि यहाँ पर सूती कपड़े का प्रयोग होता था। और साथ ही साथ हमें यह पता चलता है कि वह सूती कपड़ों को बुनने के लिए आता था। वह बुनाई उद्योग भी वहां पर था। वस्त्र, सूती वस्त्र एवं बुनाई उद्योग वह विकसित हो चुका था। वह कताई करने के लिए भी जानते थे, और कताई के लिए वह किसका प्रयोग करते होंगे? तकलियों का प्रयोग करते होंगे। अब ये सारे काम जो भी आपको बताएं, चाहे वो बर्तन बनाने का हो, गहने बनाने का हो या वस्त्र बनाने का हो, ये कोई आम आदमी नहीं करता होगा, बल्कि ऐसे कोई व्यक्ति होंगे जो विशेष होगा, यानी जो उन सभी कामों में पारंगत होंगे,
वह आदमी करता होगा। और ऐसे व्यक्ति के लिए इतिहास में एक शब्द यूज किया गया, वह है विशेषज्ञ। यानी किसी खास चीज को बनाने के लिए कि किसी खास परीक्षण प्राप्त व्यक्ति को क्या कहते हैं, विशेषज्ञ कहते हैं या विशेषज्ञ कहलाता है। जैसे पत्थर तराशने का काम हो, मनके से हार चमकाने का काम हो, बनाने का काम हो, या मुहर बनाने का काम हो, या मुहर पर पच्ची करने का काम हो, ये सारे काम कौन करते थे, एक विशेषज्ञ करते थे। अब आइए कुछ अन्य बातें पढ़ते हैं। जब भारत में सिंधु घाटी सभ्यता थी तो विश्व में और भी सभ्यताएं थी, और वह सभी सभ्यताएं जो है कभी कोई ना कोई एक ऐसी सभ्यता होगी जो भारत की सभ्यता के समकालीन होगी। तो कहता है कि जिस समय भारत में हड़प्पा सभ्यता का विकास हो रहा था, उसी समय विश्व में अन्य सभ्यताएं फल फूल रही थी। तो यहाँ पर पहली जो सभ्यता लिखा गया वह है मेसोपोटामिया की सभ्यता, और मेसोपोटामिया की सभ्यता जो है वह हड़प्पा सभ्यता की समकालीन सभ्यता है। यानी कि यहाँ पर मेसोपोटामिया की सभ्यता चल रही है और यहाँ पर हड़प्पा की सभ्यता चल रही है, ये दोनों ही सेम यानी पैरेलल चल रही है। अब ये इसका कैसे हम माने, तो सबसे पहले मैं आपको मेसोपोटामिया सभ्यता का थोड़ा सा परिचय देता हूँ। यह जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है यह दलजा यानी टिग्रियस जिसे हम कहते हैं या टिग्रिस कहते हैं, और दूसरी जो नदी है वह फरात, इन दो नदी के बीच में बसा हुआ है मेसोपोटामिया की सभ्यता। इसमें आधुनिक इराक, अभी अगर आप वर्ल्ड मैप देखिएगा तो जहां पर आपको इराक देखने को मिलता है, सीरिया देखने को मिलता है, तुर्की देखने को मिलता है और ईरान देखने को मिलता है, इन सभी क्षेत्रों में ही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी। यह कैसी सभ्यता थी, यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, यानी इसे कांस्य के यूज कैसे बनाना है इन सभी के विषय में पता था। और जैसा कि हम सभी जानते हैं हड़प्पा सभ्यता भी क्या है, एक कांस्य युगीन सभ्यता है। तो इससे हम अंदाजा लगाते हैं कि ये दोनों ही सभ्यता पैरेलल चली होगी। ये है मेसोपोटामिया सभ्यता का मैप। यहाँ पर देखिए ये है आपका सिंधु नदी, तो आपको अंदाजा हो गया कि मानचित्र में हम किस स्थान की बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको अफगानिस्तान देखने को मिलता है, और इन क्षेत्रों में आपको जो सभ्यता देखने को मिलेगी वह मिलेगी सिंधु घाटी सभ्यता। और इससे यहाँ पर अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है जो नदी दिख रहा है, ये दलजा नदी है, और उसके नीचे जो नदी है वह है फरात नदी, और इनके ही बीच का जो क्षेत्र कहलाता है वह कहलाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता। और सिंधु घाटी की सभ्यता और मेसोपोटामिया की सभ्यता दोनों क्या थी, समकालीन थी। विश्व की अन्य सभ्यता से तुलना करने के बाद अब आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं और थोड़ी समझते हैं सैंधव निवासियों का विश्व के अन्य देशों के साथ भी व्यापारिक एवं सांस्कृतिक संबंध था। यहाँ पर जो सैंधव निवासी लिखे हैं यानी सिंधु घाटी के निवासी को हम सैंधव निवासी कहते हैं। तो हम कोशिश किए वो सारा शब्द आपको क्लियर करने का अलग अलग वाक्यों के माध्यम से। तो अगर हम बात करें सिंधु घाटी सभ्यता की या मेसोपोटामिया की सभ्यता की, तो जब हम लोथल एवं अन्य सिंधु घाटी के नगरों का खुदाई किए, चाहे वो मेसोपोटामिया का हो, तो वहां पर हमें विविध प्रकार की वस्तुएं प्राप्त हुई, जैसे कि खानेदार मनके, सेल खड़ी, बटन आदि बहुत सारे ऐसे वस्तुएं मिले जो कहाँ के बने हुए थे, जो मेसोपोटामिया के बने हुए थे। तो हमको क्या पता चलता है ये यहाँ पर कैसे आया, यानी हो सकता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है और जो सिंधु घाटी सभ्यता इन दोनों के साथ व्यापार होता था और दोनों के बीच में अच्छे संबंध थे। उसी प्रकार से जब मेसोपोटामिया की खुदाई हुई तो वहां पर हड़प्पा में जो श्रृंगार दान है ये हड़प्पा के मूल तांबे के बने हुए थे। तो इससे भी हमें पता चलता है कि जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वह हड़प्पा सभ्यता दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं। अब आइए एक और शब्द यहाँ पर आता है, आपको देखने को मिलता है फेयंस। यहाँ पर फेयंस कभी कभी आपको ऐसे भी देखने को मिलेगा, दोनों ही सही है। ये है फेयंस। फेयंस कुछ नहीं है बल्कि ये बालू या स्फाटिक पत्थरों के चूर्ण यानी जो पाउडर आप कह सकते हैं, इनमें गोंद से मिलाकर बनाया जाता था और बाद में इसमें चिकनी परत चढ़ा दी जाती थी ताकि ये चमकीन दिखे, रंगीन दिखे। इस परत का रंग जो है वह सामान्यतः नीला रंग का होता था या थोड़ा हल्का नीला रंग का होता था। फेयंस से निर्मित मनके, चूड़ियां, बाले या छोटे छोटे बर्तन बनाए जाते थे। तो ये था कुछ मुख्य बातें और कुछ अन्य छोटे छोटे शब्द। तो इस प्रकार से हमने हड़प्पा सभ्यता को विस्तार से पढ़ा और हमने समझाया, और हड़प्पा सभ्यता में जो अन्य बातें हैं वह भी हमने पढ़ लिया। हड़प्पा सभ्यता का यह वीडियो आपको कैसा लगा, और हड़प्पा सभ्यता के विषय में अन्य बातें और हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और हड़प्पा सभ्यता से कुछ और पॉइंट्स को लेकर हम आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो से बने रहिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और इस पूरे चैनल के वीडियोस को आप देखिए
और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो, सब्सक्राइब करके रखिए इस चैनल को ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिल सके, ऐसे ही बेहतर वीडियोस। और अपना कमेंट हमें जरूर दें, और इस वीडियो में कोई भी अगर आपको लगता है त्रुटि हुए तो आप हमें कमेंट करें, हम उस त्रुटि को आने वाले वीडियोस में सुधार करने की कोशिश करेंगे। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।